लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए गठबंधन बहुमत में है, वहीं इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं संतुष्ट है क्योंकि आंकड़े ठीक ठाक है। 234 इंडिया गठबंधन के खाते में सीटें गई हैं, वहीं 292 सीटें एनडीए को मिली है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8 जून को पीएम मोदी शपथ ग्रहण कर सकते हैं प्रधानमंत्री पद की। इस बीच आज बैठक का दौर शुरू है। तमाम सांसद और बड़े चेहरे आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां पीएम मोदी के आवास पर एनडीए गठबंधन की बैठक होगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में। बैठकों के इस दौर के बीच जो चर्चा का विषय है वो दो चेहरे हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो तमाम इन चर्चाओं पर आज हमारे साथ विश्लेषण के लिए प्रभात खबर के स्टेट हेड अनुज सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही वरिष्ठ साथी हमारे अरविंद मिश्रा मौजूद है। आप दोनों का स्वागत करती हूं। सरकार गठन में अभी समय जो है वो 8 तारीख का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8 तारीख को पीएम मोदी शपथ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले क्या कुछ गतिविधि देखने को मिलेगी और जिन दो चेहरों की बात मैं कर रही हूँ वो कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? जिस समय ये रिजल्ट आया और क्लियर हुआ कि बीजेपी को अकेले अपने बल पर बहुमत नहीं आया है, लेकिन एनडीए को आ गया है। एनडीए को है तो एनडीए को बहुमत आने का सीधा अर्थ होता है कि सरकार एनडीए की बन रही है। अब जो अपोनेंट है इंडिया गठबंधन है, उसके पास इतनी स्थिति में वो नहीं है कि आप सरकार बना सके एक को किसी को तोड़ के भी। दो बड़े फैक्टर यहां पर हैं। पहली बात तो यह कि बहुत क्लियर है कि एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें इफ बट कहीं पर नहीं है। ठीक है, सरकार बनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबसे बड़े दल अगर इसमें से कोई अगर एक कल्पना भी कर ले कि कोई एक किनारे हो जाते हैं या कुछ घटना घटती है, पिछड़ते हैं, तब भी सरकार बनाने के लिए सबसे पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होती है उसके लीडर को बुलाया जाता है सरकार गठन के लिए, मिलता आमंत्रण है। तो उसमें हर हाल में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी को ही ऑफर मिलना है, ये तय है, इसमें कहीं कोई बात दो राय नहीं है। लेकिन वो स्थिति अभी नहीं आने वाली है, क्योंकि दोनों ने स्पष्ट कर दिया है, चंद्रबाबू नायडू ने भी और नीतीश कुमार ने भी कह दिया है, दोनों है कि हम एनडीए के साथ हैं। ठीक है, अपोनेंट जो है, अपोनेंट का अर्थ यहां पर सीधे तौर पर है गठबंधन। वो देख रहे हैं, वो प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास जो लोग पॉलिटिक्स में ये सब होता है हर हाल में, तो 2-3 संभावनाएं बनती हैं। पहला ये कि ये प्रयास करे कि उनके जो गठबंधन के लीडर हैं अपने जो चूज करे और वो सरकार बनाने का प्रयास करे। संख्या नहीं है, प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास, मेरे पास 50 सीट है, हम प्रयास करेंगे, वो प्रस्ताव अपना भेज सकते हैं, अपना देखेंगे कितना जमा करने का प्रयास करते हैं। एक बार परखे तो आज बैठक हो रही है, इधर क्लियर है, एनडीए के पास क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तभी शंका पैदा होता है जब इसमें से कोई गठबंधन का कोई बड़ा जो गठबंधन है, जदयू या टीडीपी, वो कोई संकेत दे कि हम पुनर्विचार कर रहे हैं, जो कि अभी तक नजर नहीं आया है। ठीक है, लेकिन अब है इंडिया गठबंधन में कि आप संभावना को तलाशना तो अपना तलाशते रहिए, वो तलाशिए। तो उसके लिए पहला खोजेंगे अपने लीडर में, दूसरा उसके बाद उनको तय करना है, इंडिया गठबंधन को तय करना है कि आप चाहते क्या हैं, आप आगे का मकसद क्या है। एक है कि नहीं हमने रोक दिया बीजेपी को, मजबूत विपक्ष बनना है, रोक दिया। दूसरा कि नहीं हम अपोनेंट में रहकर और हम आपको अपने मुद्दे को उठाकर रखेंगे। दूसरा है कि आप यहां तक तो ठीक है, यहां तक कोई ऑफर किसी को नहीं देने जा रहा है, लेकिन अगर गठबंधन की बैठक में यह तय होता है कि किसी भी हाल में शपथ नहीं लेने देना है मोदी जी को, एनडीए को सरकार नहीं बनाने देना है, इसलिए जो करना है करिए। जब यह सवाल होता है कि नहीं करेंगे, अब किसके मन में क्या कोई जानता नहीं है, तब आगे की संभावना बनती है कि फिर वहां से आएगा ऑफर के बारे में। छोटा ऑफर तो शुरू हो गया मिलने के लिए, वो तो जब रिजल्ट होता है ना, अब वो दौर नहीं रहा, अब काउंटिंग चल रहा है। जैसे ही आता है ट्रेंड दिखता है, रुझान, और लगता है तो उसी समय बातचीत होती है। उसी समय दोनों ने, कांग्रेस के भी लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने भी अपने अपने हिसाब से किनको साथ रखना है, मनाना है, वो काम कल हो गया था। हो गया था। तो अब जो स्थिति बन रही है उसमें है कि
दूसरा जो ऑप्शन है कि तब जाकर ऑप्शन है कि आप मेरे पाले में आप आ जाइए, आपको ये देंगे वो देंगे, जो होगा वो पाला। लेकिन उसकी स्थिति अभी नहीं है। अभी तक के अनुसार जो बयान आया है बैठक अभी हुई नहीं है, बयान आया है, उसके अनुसार कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है एनडीए को सरकार बनाने में। चलिए, सरकार बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अगला सवाल अरविंद मिश्रा जी आपसे रहेगा। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही साथ एक ही विमान से 12:30 बजे जो है वो उड़ान भरते हैं दिल्ली के लिए, और तस्वीरें जो सामने आई है उसमें नीतीश कुमार आगे बैठे हैं और तेजस्वी यादव जो है वो पीछे की सीट पर बैठे हैं मुस्कुराते हुए। यहाँ पर सवाल इसलिए ये उठ रहा है क्योंकि चिराग पासवान भी जाने वाले थे, जितन राम मांझी भी जाने वाले थे, उन सब के साथ ना जाकर जो है वो नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव के साथ क्यों जाते हैं? जो तस्वीरें आ रही है वो सभी कोई देखे हैं कि एक ही विमान में दोनों साथ में आते हैं। लेकिन इसमें एक और बात बताना चाहेंगे कि विमान में पहले तो नीतीश कुमार आगे बैठते हैं और तेजस्वी पीछे बैठते हैं, बाद में दोनों एक ही सीट पे नजर आते हैं। वायरल वीडियो भी है, तस्वीरें भी आ रही हैं। तो क्या बातें हुई होंगी, क्या कुछ समीकरण देखने को मिलेगा? तो इसमें काफी मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो अभी तय नहीं किया जा सकता है कि दोनों के बीच में औपचारिक कुछ बातचीत हुई होगी, क्योंकि ये दोनों एक साथ लंबे समय तक एक ही सरकार में चला भी चुके हैं। दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते भी हैं, चाचा भतीजा का रिश्ता भी है। तो दोनों के बीच में हो सकता है कि वो औपचारिक बातचीत हुई होगी कि नीतीश कुमार के साथ जो उनकी बातचीत हुई होंगी, निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन को लेकर निश्चित तौर पे बात हुई होगी। और यहाँ हम बता देना चाहेंगे, सर तो खुद बता सकते हैं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन का सर निर्माण हुआ था उसमें नीतीश कुमार की भूमिका बहुत अहम रही थी। तो उस समय नीतीश कुमार बढ़ चढ़ के बल्कि सभी को एक साथ लेके आना, जितने भी गठबंधन के नेता थे, बड़े चेहरे थे, सबको एक साथ जुटाना, दिल्ली में बहुत दिन तक नीतीश कुमार ने कैंप किया था। तो सर से ही हम जानना चाहेंगे कि क्या संभावना है सर, दोनों के बीच में किस तरह की बातें हुई होंगी। जो राजलक्ष्मी हमसे पूछ रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही होंगी। एक साथ में ही कैंप किया, झारखंड की भी बात कर ले, दिल्ली की भी बात कर ले, तो नीतीश और तेजस्वी एक साथ जो है वो लोगों को जुटाते नजर आए थे शुरुआती दौर में। तो इसमें एक मौका मिलना चाहिए, चारों ओर का है वो चाहिए भी है। जो मेरा अपना मानना है, कहीं पर ये इसको इत्तिफाक कहते हैं। दोनों को दिल्ली जाना है, अगर दोनों का प्लानिंग वैसे जाना होता तो दोनों साथ टिकट कटवाते, कोई मतलब नहीं है। तो वो इत्तिफाक है। ऐसा नहीं है कि विमान में आप टिकट लेने गए होंगे तो नीतीश जी आगे बैठे हैं, जो ज्यादा सीट लाया है वो आगे बैठेगा, जो कम सीट लाया है वो पीछे बैठेगा, ऐसा नहीं होता है ना। वो इत्तिफाक है, ठीक है। दूसरा, और पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, एक संबंध भी होता है। आप एक स्टेट में हैं, एक साथ रहे हुए हैं, पारिवारिक संबंध है, दोनों दो दल में हैं, अलग हो जाए। अच्छा, तेजस्वी का इसमें बयान आया था कुछ समय पहले ही कि चुनाव परिणाम आने के बाद आप देखिए चाचा किस दल में रहते हैं। तेजस्वी अपने हिसाब से बहुत कम एज में बहुत तेज तर्रार पॉलिटिशियंस हैं। आप देखे होंगे ना, आप देखो कि पॉलिटिक्स क्या है कि कहा भी गया, बहुत सारी भी है कि दुश्मनी वहीं तक करिए जहां से फिर दोस्ती की नौबत रहे। तो ये दोनों के बीच में बातचीत सब हुई है, चला है। ऐसे चुनाव में भी इस लेवल तक नहीं गए हैं जहां से लोगों के बीच में बातचीत बंद हो जाए। पॉलिटिक्स में ये देखा जाता है कि अवसर है ना, कभी हम आपके साथ हैं, कभी खिलाफ में हैं। ये लोग भी, नायडू जी पहले दूसरे गठबंधन में थे, यूपी में थे, उसमें उसके बाद चले आए थे, वाजपेयी जी के साथ आए थे, फिर माहौल बना, दूर चले गए। ये सब राजनीति में चलते रहती है। एक क्या बातचीत हुई, तो ये तय मानना चाहिए कि जब इंडिया गठबंधन को चाहिए अपना सहयोगी चाहिए नंबर बढ़ाने के लिए, सारा खेल नंबर गेम का होता है, कुछ और नहीं है, नंबर के चाहिए। तो उसके लिए कौन बात करेगा, किनके संपर्क अच्छे हैं, क्या करते हैं। तो शरद पवार जी ने संपर्क किया, बात करने का किसका वजूद है। दूसरा, जब ये दोनों बैठे होंगे तो तरीके से, भले ये बिल्कुल साफ कर दिए हो कि हम अपना, हमारा वाई लाइन साफ है, हम एनडीए में हैं, अपना रहेंगे हैं, लेकिन प्रयास करने में क्या दिक्कत है, बात करने में। तो उनके बीच में जरूर ये कहीं ना कहीं बात हुई होगी कि चाचा आप इधर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साथ में रहिएगा, अपना हिसाब से रहिएगा, है बहुत डीपली नहीं, क्योंकि नीतीश जी बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, उनको। या दूसरी समझ है कि सब लोग बैठेंगे, देखेंगे मामला पॉलिटिक्स का है, लेकिन ना हम बोलेंगे ना आप बोलेंगे, हम लोग और क्या चल है, मौसम आजकल क्या है, बाढ़ कैसा होगा, आज धूप बहुत है, लू बहुत चल रहा है, इस पर है।
चुनाव के अलावा सब बात करेंगे। तो वो लोग आपस में एक अच्छे माहौल में बात किए होंगे हैं। जब बात करना होगा बुलाने का, तो वो गठबंधन के लोग जो जिम्मेवारी जिसको देते हैं वो बात करते हैं। तो इसको इस रूप में लेना चाहिए। वो एक इत्तिफाक है, दोनों को दिल्ली जाना है और दोनों, ये अच्छी बात है कि दोनों चार्टर्ड लेकर नहीं जा रहे हैं, ये प्रशंसा करिए। आज की तारीख में मुख्यमंत्री सब होते हैं कि अपना अलग से विमान लिए, अब इसमें जो भाड़ा लगा होगा, एक आदमी का भाड़ा लगा हुआ है, बैठ के चले गए। तो ये पहला मौका होगा मोदी जी के पास में कि अगले 5 साल तक गठबंधन की सरकार को लेके आगे चलना है और सही तरीके से लेके चलना है। कहीं कोई नाराज ना हो जाए, नाराज हो जाएंगे तो गठबंधन से बाहर हो जाएंगे या फिर सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। तो ये तमाम जो स्थितियां बन रही हैं, किस तरह से मोदी जी हैंडल करेंगे अगले 5 साल तक? मोदी जी को इन परिस्थितियों को हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। एक बार जाते हैं राजस्थान में, गर्मी में क्या हाल है वहां पर का है, और दूसरी ओर जाते हैं वो सियाचिन ग्लेशियर के पास पहुंच जाते हैं। मतलब माहौल में सेट करने का है। तो जो इसका अर्थ हुआ कि जब मेजोरिटी की सरकार है तो वैसा डिसीजन होगा। ये गौर करना चाहिए कि मोदी 2 जो सरकार अभी जो कार्यकाल पूरा हुआ, भाजपा के जो बीजेपी के बड़े बड़े मुद्दे थे, एजेंडे थे, वो लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे काम का कभी अंत नहीं होता है। राम मंदिर का मुद्दा हो, कश्मीर 370 का मुद्दा हो, है, ये सारे मुद्दे इस सब पर डिसीजन हो चुका है। अब दिमाग नहीं लगाना है, अब बाकी जो चीजें हैं उस पर काम होगा। तो जब संख्या कम आ गई है तो निश्चित तौर पर कोई भी आदमी जो आपके दल होते हैं, वो आपको माइंड गेम उनका चलता ही रहता है। सामने वाला भी समझते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, है। और ये मंजे हुए सब हैं। अगर मोदी जी भी कोई नहीं कल के हुए हैं, बहुत हालात को देखे हुए हैं, बहुत मजबूत लीडर हैं, तो उनको ही पता है। संख्या भी जो आप देख रहे हैं 12 है, हाँ, कुछ खास नहीं 12। अगर ये 20 होती और उधर घटता तो है, तो सबको पता है कि 12 सीट इधर, 12 सीट उनका भी शायद टीडीपी का ही 16 28 हो गया है। तो दोनों के नीचे 2 चीज है। ये नायडू जी जो हैं वो फोकस ज्यादा करते हैं अपने स्टेट के लिए पैकेज देने पर। ये उनका रहा है वाजपेयी जी के समय का, या उनका जो अतीत रहा है उसमें, तो वो काम करेंगे। असल अभी होगा कि कैबिनेट में बर्थ लेने का होगा। तो नीतीश कुमार की आकांक्षाएं क्या होंगी फिर कैबिनेट में? देखिए, वो तो 2 ही उपाय होता है ना। आपको तो आप एनडीए में रहें तो आप तो पीएम बन सकते नहीं हैं। अच्छा, सीनियर में डिप्टी पीएम का जो पद होता है वो बीजेपी एनडीए वो जल्दी वो बनाई नहीं है, और उसमें ये मेरे हिसाब से ये जाना भी नहीं चाहेंगे, है ना। अगर दुनिया का बहुत बड़ा एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, उसमें तुम्हें जॉब मिल रहा है और रांची में रहना है, तो कहाँ कौन सुनेगा, कहाँ पड़ेगा है। उससे अच्छा है कि लोकल में बड़े पद पर रहें। तो उसी तरीके से बिहार का सीएम होना ज्यादा महत्व रखता है मेरे हिसाब से, उनके लिए भी पॉलिटिकल जो सब कुछ है बनिस्पत वहां पर जाकर। यानी कि बिहार नहीं छोड़ेंगे नीतीश? हमें तो नहीं लगता कि वो बिहार छोड़ेंगे। एक है, अब रहा कि बार्गेनिंग का है, तो बार्गेनिंग कई तरह से होती है। तरीका है, आप अपनी बात को कह भी दे, सामने वाले भी समझ रहे हैं शालीनता से, और दोनों साथ काम किए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, साथ काम करने का है। और बीजेपी में अभी भी कई ऐसे लीडर हैं जो जिनके पास गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव है पहले वाले का। वो सब लोग तो भी है ना, किसी रूप में रह गए हैं, तो वो सब कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बात है कि बर्थ मैक्सिमम मिले, अच्छा पोर्टफोलियो मिले, जिसमें बड़ा है क्या है, बिहार को क्या चाहिए। आपको होम कोई देगा नहीं, गृह मंत्रालय, तब क्या होगा, एग्रीकल्चर बड़ा सेक्टर है, रूरल डेवलपमेंट बड़ा सेक्टर है, ये सब है जहां पे काम होगा है। रेल का भी बहुत महत्व नहीं रह गया है, तो मैक्सिमम उनके लोगों को अच्छे मिल जाए। एक दूसरा जो हमेशा चलेगा, जो दोनों का रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों का स्पेशल, दोनों स्टेट को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, ये मांग होती रही है। ये दबाव इनका बना रहेगा और बीजेपी भी है उसको टाइम बाई करते रहेगी, क्योंकि उसका एक बड़ा असर पड़ता है अपने हिसाब से। लेकिन सब सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इसका रास्ता निकलेगा। सर, इसमें है कि इंडिया अलायंस की हम बात करते हैं कि वो कैसे दावा ठोक रही है कि भाई हम सरकार में आएंगे। उसके पास तो केवल 234 सीटें हैं। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार भी उनके साथ आ जाते हैं, टीडीपी भी अगर उनके साथ आ जाता है, तो दोनों को मिला के 28 आंकड़े होते हैं। तो 34 और 28 फिर भी तो फुल मेजोरिटी में हम नहीं आ रहे हैं, तब कैसे वो संपर्क करना पड़ेगा। क्या है ना कि किसी भी व्यक्ति को सोचने के लिए कोई रोका नहीं है। हमको सोचना है कि हम तो चले चांद पर जाना हमको है,
तो क्या दिक्कत है? हम तो सोच रहे हैं, हम ट्राई ट्राई करेंगे, रहा है। ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी देख रहे हैं कि दोनों आ जाएं, फिर जो घटेगा तो कहीं और से करेंगे। उसका उनका जो हिसाब है कि आपको अपने बल पर मेजोरिटी नहीं है, मतलब बीजेपी अकेले 272 नहीं है, जितना शॉर्टफॉल हो रहा है वो जितना है वो कोई ना कोई तो दल ले गया है, छोटे छोटे दल है। तो पहले अगर आप दोनों इशारा करते हैं, आप दोनों अगर आ जाते हैं तो फिर हम छोटे छोटे जो ग्रुप हैं उनको जमा कर लेंगे। लेकिन बहुत बड़ा फासला है, 55-60 उतना बहुत लेकिन आसान होगा क्या? ना 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 ना, वो तो कहीं उस और कभी सोचना भी नहीं चाहिए, हमें तो नहीं लगता है। अब पॉलिटिक्स से चमत्कार हो जाए, सारे लोग बोले। अच्छा, आज बैठक में अगर बात होती है तो सोच सकते हैं ये लोग। नहीं, वो ट्राई करने में क्या दिक्कत है? ट्राई करने को दिक्कत है, लेकिन उसके आसार, ये मार्जिन इतना ही होता, 20 सीट 15 सीट 25 सीट के बारे में होता तो लोग ट्राई करते हैं बड़ा मार्जिन के लिए। अब हम सीट लाएंगे 150 और हम बोलेंगे वो भी मेरे साथ आ जाओ, तो आने वाले तो सोचता है ना। दोनों को देखना है, ये दोनों दल है, ये नहीं है दोनों मंजे में खिलाड़ी हैं, नायडू जी भी और नीतीश जी भी हैं। ये दोनों भी देखते हैं कि हम वहां तो हमको बुला लेगा, आपको ये देंगे वो देंगे सब देंगे, है ना। क्या मिलेगा बाद में? आ जाओ ना, क्या चाहिए? आप मेरे साथ आ जाइए, टीडीपी और जदयू है, आपको क्या चाहिए? डिप्टी पीएम ये वो, बोले स्पेशल पैकेज, तो स्पेशल पैकेज भी दोनों को दिए और दोनों दो स्टेट और आप बोलिएगा उसको भी दे देंगे। आ जाओ तो पहले। सामने वाला बेवकूफ तो नहीं ना है, सामने वाले एक एक चीज को ठोक के बजा के। इसीलिए अभी जो एक बयान आया है, आप लोग देखेंगे, बयान आया है नायडू का बयान आया है उनका कि हम एनडीए के तजुर्बेदार एनडीए के साथ रहेंगे। तजुर्बेदार एनडीए, तजुर्बेदार इंडिया नहीं, ये जो बोले ना तजुर्बेदार एनडीए तो ये है, वो तो बोल ही रहे हैं। तजुर्बेदार का मतलब होता है कि आपके पास गठबंधन चलाने की क्षमता है, और आपने दिखाया भी है, तो ट्रस्ट बड़ी बात होती है, साथ काम किए व्यक्ति, इसीलिए दोनों ज्यादा कंफर्टेबल इसमें हैं। दोनों खाली एक ही लगेगा, जो बता रहे हैं, सवाल किया अरविंद ने, है कि सरकार चलाए हुए हैं मेजोरिटी की मोदी जी। ठीक है, जब मेजोरिटी की सरकार है तो वैसा ही निर्णय होगा। जब सबको साथ लेकर चलने की सरकार है तो हमारे एजेंडे भी वैसे ही, जो हमारे सहयोगी दल को दिक्कत नहीं हो, वो कंफर्टेबल फील करे, अपने आप को अनिजी फील नहीं करे, तकलीफ नहीं हो। अब क्या है, जिसके कई ऐसे इशू होते हैं, उसमें बहुत क्लियर हमने कल भी बताया था है कि जब आप गठबंधन की सरकार चलाते हैं तो तय करते हैं उसमें कि कौन सा ऐसा इशू होगा जो जैसे ही आता है उनको मंजूर नहीं होगा, तो हम क्यों लाएंगे उस इशू को। उस इशू को के लिए कैसे काम होगा, एक बनता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है कि हमको इस, आपका क्या इशू है, मेरा क्या इशू है, ये देंगे, और उसमें इस इशू पर डिस्प्यूट है, उसको ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। वो कब उठता है, निकालते हैं जब लगेगा कि अलग होना है, कचकच करना है, जहां लगे तो इशू निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए हमें, जो मेरा अपना मानना है कि आज मोदी जी ने इस्तीफा, अपना कैबिनेट का इस्तीफा हैंडओवर कर दिया है, डिजॉल्व करने की घोषणा कर दी है, सब कुछ हो गया है। और अभी जब तक नए प्रधानमंत्री के बारे में तय नहीं होता है तब तक वो राष्ट्रपति ने कह दिया है, तो वो तो काम हो गया। जो सिस्टम है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो चलता ही है, वो अपना काम है। बैठक होगी, इनको नेता चुना जाएगा, पहले भाजपा नेता चुनेगी, फिर एनडीए की बैठक होगी, एनडीए की बैठक में इनको एनडीए का नेता चुना जाएगा और शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद फिर एक बार और प्रयास होगा गठबंधन का कि जब मेजोरिटी साबित करने का दिन आएगा है कि उसमें से किसी को फिर कुछ किया जाए कि आप करें, ये सब चलता रहेगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी अनुभवी व्यक्ति हैं भाई, उनको सारा प्लानिंग पहले से पता है कहां क्या होता है, सबका रास्ता निकला हुआ, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राजनीति में संभावनाओं से इनकार तो नहीं किया जा हाँ। सकता, ये तो बात तय है। चलिए, इसी संभावना पर मेरा एक सवाल रहेगा, इंडिया गठबंधन में क्या हलचल चल रही है और जिन संभावनाओं के आसार लगाए जा रहे हैं, वैसा कुछ दिखता, क्या पक सकता है, क्या खिचड़ी पके? अभी तक उसमें नहीं, अभी तक क्या हो रहा है जो हम देख रहे हैं, हमारी भेंट तो नहीं हुई हमारे, लेकिन देखते हैं। अभी इस चुनाव का बड़ा एक अजीब मैसेज निकला है। जो सरकार, जो एनडीए बीजेपी मेजोरिटी में है, वो दुखित है और कम सीट है गठबंधन की, वो ज्यादा खुश हाँ, है। वो खुश हैं।
उनकी खुशी का कारण ये है, इनके दुख का कारण है बीजेपी का कि हम अपने बल पर हम 272 क्रॉस नहीं कर पाए, आगे बात करते हैं। लेकिन संतोष से क्या आप एनडीए का तो ले आए, इनको है तो इनका चूंकि ये उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा सीट आएगी, वो नहीं हुआ, तब भी आप सबसे बड़ी पार्टी हैं और उतनी सीट आपको मिली है जितना इंडिया गठबंधन में सब कोई को मिलके भी नहीं हुआ है ना। उनको वो खुश है कि लगा था कि हम बर्बाद हो गए हैं, हमको बहुत बुरा हाल होने वाला है, 60-70 पर हम लोग सिमटेंगे, कांग्रेस और बाकी मिलाकर भी है, और उसके बाद हम इनको रोकने में सफल हो गए। पोल ने ज्यादा डरा दिया था। है और उसके बाद है तो वो उसमें खुश है। तो अभी उसी आसपास में है, जीतना रहे। दरअसल में क्या है कि मैसेज देने का प्रयास हो रहा है कि हमने रोका, ये तैयारी भी करी है, आने वाले दिनों के लिए तैयारी है कि हम लोग सब मिलके देखें। ये उनकी हार है डिमोरलाइज करने के लिए। लेकिन आपने देखा कल जब मोदी जी जीतने के बाद जब गए पार्टी कार्यालय में गए हैं, वहां भी गए हैं, तो सारे लोगों का ध्यान रहा है कि कैसे मोरल बूस्टअप हो। किसके लिए? ये जो दिमाग में लगा हुआ है कि हम तो 400-500 नहीं लाएं। अरे भाई, आप टारगेट जितना तय करते हैं, एग्जाम मैथ का एग्जाम हुआ तो तय होता है कि हमको तो 100 नंबर लाना है। 100 ला पाते हैं कितने लोग, है ना? 90 तो लाए, 95 लाए, 80 लाए, पास हुए ना भाई, कम है। हम इन लोगों में ज्यादा है ना हमारा, हम डिजर्व करते हैं। तो बीजेपी को और कार्यकर्ताओं को भी अब देखना पड़ेगा, सबको को है कि भाई आप सरकार आपकी बन रही है, एनडीए की है, आप लूजर नहीं हैं। और उनको भी समझना पड़ेगा है कि आप रोक दिए, ये डेमोक्रेसी है, लोगों के पास है। इशू क्या हुआ इलेक्शन में, क्या होता है कि एक कहीं पर कोई व्यक्ति, दल के लीडर गलती करते हैं, उनके अपोनेंट को पकड़ना होता है। कई विषय में राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी की, उसको मोदी जी ने पकड़ लिया। कई बार बीजेपी के नेताओं ने कह दिया। ये संविधान वाला जो मामला बना, संविधान बदल देंगे, ये किसी ने, बीजेपी के एमपी ने भी कह दिया। अब उससे जो नैरेटिव तय हुआ, चारों ओर मैसेज गया, उसको क्लैरिफाई करने में ही समय बीत गया, है ना। तो ये बड़ा इशू बन गया। तो ये सब चुनाव में सब चलते रहता है। वो दिन खत्म हो गया, चुनाव खत्म, रिजल्ट निकल गया। अब आगे सरकार बनेगी, एजेंडे तय होंगे। खाली एक ही चीज का फर्क पड़ेगा कि चाहकर भी है कि थोड़ा सा ऐसे अब सरकार थोड़े से बहुत धैर्य से सबको साथ लेके चलना है, तो काम करने के तरीके में थोड़ा फर्क आएगा ही। कोई बोले या न बोले, पहले एक की है तरह बीजेपी बेबाक ढंग से जो है वो अपने फैसले नहीं ले पाएगी। हाँ, बहुत ऐसे भी तो थर्ड टर्म है ना, तो आदमी देखता है ना, बहुत कुछ सोच समझ के धीरे धीरे सब कुछ सोचना पड़ता है। पॉलिटिक्स में सब कुछ देखना पड़ता है। एक दूसरा है कि बहुत बड़े कड़े एजेंडे जो आपके हैं वो अब आप सीधे नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उससे करता है तो सबको साथ लेके चलने में, सबको मनाने में, घर में भी सबको लेके चलना है, तो लिबरल होना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अब जो आएगी वो सरकार एक कुछ लिबरल जाएगी, और दूसरा उसका असर बाजार, चारों ओर मैसेज ये नहीं जाए कि सरकार कमजोर है, क्योंकि वो जैसे ही मैसेज जाएगा कि निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक आध डिसीजन तो बड़े फैसले होंगे, एक आध बड़े फैसले कर एनडीए गवर्नमेंट ये मैसेज देना चाहेगी, मोदी जी मैसेज देना चाहेंगे कि ये मत समझ लो कि हमें 234 सीटें मिली, 40 नहीं 40 40 जो भी 40 है, 242 सीटें मिली हैं। हाँ, इतनी मिले हैं। हम अकेले 272 नहीं हैं तो कमजोर है। ये मैसेज, क्योंकि इसी मैसेज पे टिका हुआ है पूरा डेवलपमेंट का। जो पैसा लगा था, अभी जो मार्केट क्रैश किया शेयर बाजार, इसलिए किया। आज जैसे ही मालूम हो जाएगा कि गवर्नमेंट है, एक दिन में 4,500-5,000 हजार पॉइंट सेंसेक्स गिरा है, ये सब रिकवर हो जाएगा जब शपथ ले लेंगे, असमंजस का दौर खत्म हो जाएगा और सरकार जब चलेगी, तो फिर वही फॉर्म में धीरे धीरे आएगा। और जो हमने जो चर्चा की कि बड़े फैसले, सब चीज जो होता है ना, कई चीजों का, वो चीज बाहर नजर नहीं आएगा। बड़े फैसले का मतलब ये थोड़े है कि आरक्षण पर होता है। बड़े फैसले का मतलब हो सकता है कि अगले 5 सालों में है पीओके पर कोई निर्णय करे, है ना, कोई मैसेज दे, बहुत हो गया, है ना। बहुत चीजें हो सकती है दुनिया में का, अभी बहुत काम बाकी है करने का। सर इसमें एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से झारखंड से अर्जुन मुंडा कैबिनेट में थे पीएम मोदी का, तो इस बार कौन चेहरा हो सकता है? क्योंकि अर्जुन मुंडा हार चुके हैं, हाँ। तो उनका क्या राजनीतिक सफर होगा, या फिर कैबिनेट में झारखंड से किसी चेहरे को लाया जाएगा, शामिल किया जाएगा? ये बड़ा देखिए सवाल भी है। एक तो कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो हो रहा है, जो बना है,
उसमें बीजेपी के पास थोड़ा सा ऑप्शन कम रहेगा कि बहुत ज़्यादा अपने मंत्री को लेने का। खाली गौर करना है, ठीक है, क्योंकि आपको जदयू के अलावा इनको टीडीपी को भी और इनको चिरा की पार्टी लोजपा को भी कम मत समझिए आप लोग। लोजपा को 5 ही सीट दिया गया था, 5 सीट पर निकाल लिया, जबकि आरजेडी को 4 सीट है ना, आरजेडी 4 सीट है। तो लोजपा, तो आपको तो सबको देना है ना, कैबिनेट में बर्थ तो लिमिटेड होता है, तो उनको देंगे। अब उसके बाद आपको देना है, तो 2 ऑप्शन पर जान देंगे। पहला, ये गौर करना पड़ेगा, और गौर भाजपा भी करेगी, मोदी जी भी करेंगे मेरे हिसाब से, कि झारखंड वो स्टेट है जहां पे चुनाव होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। पहला नजर रहेगी, ठीक है। 5 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, आपके पास में 5 महीना है, और परफॉर्मेंस में आप देखें कि 14 सीट में 5 सीट एनडीए बीजेपी लूज की है। हाँ। और ये 500 सीट वो है ट्राइबल सीट है, सुरक्षित आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट पर बीजेपी। इसका मतलब क्लियर होगा कि झारखंड में ट्राइबल सीट पर आप हार गए हैं। अब आपको आगे तय करना है। अब है दूसरा पॉइंट है कि जब अर्जुन मुंडा भी हार गए हैं, एक बड़ा ट्राइबल चेहरा, हाँ बड़ा चेहरा है, तो अब आप क्या करेंगे? एक ऑप्शन होता है कि नहीं, हम कैबिनेट में उनको रखेंगे, एक उनको तय करना है, और फिर राज्यसभा से कहीं से लेकर उनको अपना, ये नियम है कि आपको कहीं से भी आप 6 महीने के अंदर में आपको बनाना है ना, कहीं से बन गए मेंबर बन आ जाएगा। तो एक हुआ। दूसरा होता है कि नहीं, अभी आपको आप काम करेंगे, संगठन का जो भी आप काम में लगा देंगे हैं। जो झारखंड में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अनुभवी हैं, जिनका दावा बनता है, उसमें से एक चेहरे होंगे निशिकांत दुबे, 4 बार के एमपी, खाली बने 4 बार के एमपी, और बहुत तवज्जो है। हाँ मतलब भी है, वो तगड़े दावेदार। एक बीडी राम दलित चेहरा और 3 बार के एमपी, 2 काफी बड़े अंतर से जीते भी हैं। दलित चेहरा भी तो, हाँ, दलित चेहरा भी जीत भी बड़े अंतर की 2 है। तीसरा, जीत के अंतर से वहां नहीं देने वाले हैं, उनको पता है कि किसको लाने से हमको भी फायदा होने वाला है, किसके अंदर में काबिलियत है, 2 चीजों पर करते हैं। तीसरा चेहरा जो होता है वो ये है कि यहाँ के झारखंड के कुर्मी जो हैं, जो मेजर रोल प्ले करने वाले हैं असेंबली चुनाव में, और जो इस बार थोड़े दूरी बनाए हुए हैं बीजेपी से। बीजेपी के वोटर रहे थे, लेकिन अब दूरी बनाए हुए इशू को लेकर है। उसके एक चेहरा जो है वो है विद्युत मरण महतो, जो जमशेदपुर से चुने गए हैं, 3री बार के एमपी हैं, 3rd टाइम, 3री बार। 4 बार के निशिकांत दुबे जी, 3 बार के बीडी राम जी, 3 बार के विद्युत महतो जी, और फिर हो गए 2 बार की हो जाएंगी अन्नपूर्णा देवी ना, 2 की 3, 2 या 3 बार। हाँ महिला होने का है, तो महिला, तो ये ओबीसी चेहरा भी है। तो ये सब मिलाकर उनको तय करना है कि झारखंड से 2 लोगों को आपको देना चाहिए, 9 में 2 अगर दे पाते हैं तो सबसे अच्छा होता है। बीजेपी अभी बहुत मंथन करेगी अभी, और अब जो मंथन होगा, एक तो आप चुनाव के हमारे वो अपना करते रहेंगे हैं, दूसरा असेंबली चुनाव पर बहुत जरूरी है। झारखंड का असेंबली चुनाव, झारखंड छोटा स्टेट है, लेकिन यहाँ के चुनाव का बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है इस सीट का है। कई कारण से है, क्योंकि अभी सब जानते हैं आप लोग हैं कि ये मिनरल बेस्ड स्टेट है, बड़े पैमाने पे कई काम होते हैं जिससे नेशनल स्थिति में उसका असर होता है। तो झारखंड पर पकड़, एक मजबूत पकड़ के लिए कोई भी चाहता है कि रहे है, और इसीलिए इस बार किस चीज़ को लेकर, किस एजेंडे को लेकर कौन उनके वोटर होंगे, कौन सा कार्ड खेलेगी, ये तय करना है बीजेपी को। ये क्यों ये सवाल उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है कि झारखंड में 3 ध्रुव बना हुआ है, 3 तरह की चीजें हैं। एक है आदिवासी, दूसरा है मूलवासी सदान, और तीसरा है आदिवासी जो कि बाहर से लोग आकर रखे हैं। तो जो बाहर से लोग आकर रखे हैं वो क्लियर है, वो बीजेपी के साथ ही अधिकांश उसमें रहते हैं, बहुत क्लियर बना हुआ है यहाँ पर क्या है। जो ट्राइबल हैं वो इस बार जेएम के साथ पार्लियामेंट में दिखे हैं, जबकि पिछले पार्लियामेंट में अधिकांश में वो साथ में थे, एनडीए के साथ हैं। असेंबली में किनके पास जाएंगे वो, तब तो पिछली बार तो पार्लियामेंट में अच्छा करने के बाद असेंबली में दिक्कत हुई थी, तो इस बार भी असेंबली में बीजेपी अभी तक के अनुसार बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेगी आदिवासियों के साथ। अच्छा, 5 सीट हारने के बाद बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी झारखंड में विधानसभा चुनाव? है बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि इस स्टेट में 28 सीट 28 सीट रिजर्व है आदिवासियों के लिए,
और आपका जो मैसेज है इस इलेक्शन का है वो है कि वो आपके साथ खड़े नहीं हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। दो उपाय बचता है ना पॉलिटिक्स में। एक उपाय है कि बीजेपी मान ले कि कुछ भी हम कर लें, ये जो 28 सीट है इसमें से अधिकांश इसलिए बोलेंगे कब कौन निकाला है, ये हमारे पास नहीं आने वाली सीट है, ये ट्रैवल्स वोट हमको नहीं मिलने वाला है, यह मान ले और उसी अनुसार रणनीति बने कि नहीं साहब हम बाकी जो वोटर्स होते हैं, जो मूलवासी हैं, सदान हैं, इसमें महतो हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, जो यहाँ के साहू हैं, जो और बाकी जो लोग भी हैं, हम उनको साथ लेकर प्लानिंग करें। एक हुआ। दूसरा कि नहीं, हम लोकसभा चुनाव में जो मेरे साथ नहीं थे ट्रैवल्स, हम क्या करें कि आप मेरे साथ असेंबली में रहें। तो आपके पास दोनों अप्रोच है। ये तय करना है पार्टी को कि क्या आप कन्विंस कर सकते हैं, कहां पे क्या चूक हुई, क्या कारण है कि आपके साथ वो नहीं है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही पेचीदा मामला है। कई बड़े इशूज हैं झारखंड में जो उठेंगे चुनाव के दौरान, कई बड़े फैक्टर हैं जो दिखेंगे इस चुनाव में, जिसमें कि बड़ा फैक्टर होगा कुर्मी को आदिवासियों की सूची में शामिल करना है, सरना धर्म वाले इशू में आपने सपोर्ट नहीं किया, उस पर आपका स्टैंड क्या हो सकता है, ट्रैवल सीएम होगा कि नॉन ट्रैवल सीएम होगा, इसमें आपके क्या है, ये सब चीजें बहुत उठेगी। असेंबली चुनाव बहुत पेचीदा होने वाला है और बहुत खास तौर पर एनडीए के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये चुनाव। तो राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और इन्हीं संभावनाओं पर हमने बात की। चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब बारी जो है वो शपथ ग्रहण की है। इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन अपनी बैठकों का दौर जो है वो शुरू करने वाले हैं कुछ ही देर में। अब इस बैठकों में ये तय होगा कि आखिरकार इंडिया गठबंधन का स्टैंड क्या है, क्योंकि एनडीए ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है सरकार गठन का। ऐसे में इस चुनाव की चर्चा के बीच झारखंड में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की शोर जो है वो सुनाई दे रहा है और इस शोर में बीजेपी के लिए चुनौती भी साफ तौर पर दिख रही है। अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है आदिवासियों को साधना। 28 एसटी आरक्षित सीटों में किस तरह से बीजेपी अपना दबदबा बरकरार करेगी, दबदबा बनाएगी, ये बड़ी चुनौती है। वहीं किस तरह से जेएमएम सरकार 5 सालों के काम का जवाब देगी, यह भी बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, दीजिए इजाजत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।